बीए तृतीय वर्ष में आज हम पढ़ रहे हैं व्यपगत का सिद्धांत, जिसको गोद निषेध नीति के नाम से भी जाना जाता है। 1848 ईस्वी में स्कॉटलैंड के एक कुलीन व्यक्ति के पुत्र आर्ल ऑफ डलहौजी लॉर्ड हार्डिंग्स के स्थान पर ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। डलहौजी एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। उसका उद्देश्य भारत में विशाल, सुसंगठित व शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करना था। इसलिए उसने निसंतान राजाओं पर पुत्र गोद न लेने की नीति प्रतिपादित की, जिसे व्यपगत का सिद्धांत या गोद निषेध नीति के नाम से जाना जाता है। मतलब वो राजा जिनके कोई पुत्र नहीं थे, वह किसी संतान को गोद नहीं ले सकते थे और उन राजाओं की मृत्यु के बाद उनकी जो रियासत थी वह ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर ली जाती थी। तो पुत्र गोद ना लेने की जो प्रथा थी उसको व्यपगत का सिद्धांत या गोद निषेध नीति कहा गया और यह नीति प्रतिपादित की लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ऐसा करके अनेक संतानहीन राजाओं की रियासतों को कंपनी के राज्य में सम्मिलित कर लेना चाहता था और कंपनी के राज्य में उसने ऐसा करके रियासतों को सम्मिलित भी किया। तो भारतीय राज्य, इसके लिए उन्होंने भारतीय राज्यों की 3 श्रेणियां बनाई। डलहौजी ने देशी रियासतों के नरेशों में पुत्र गोद लेने के अधिकार के संबंध में भारतीय राज्यों की 3 श्रेणियां निर्धारित की। पहली थी स्वतंत्र राज्य। वे रियासत जो कंपनी के भारत में सत्ता स्थापित करने से पूर्व भी थी तथा जो किसी उच्चतर शक्ति के अधीन नहीं थी और ना ही किसी प्रकार का कर देती थी, तो वो तो रखी गई स्वतंत्र राज्य में। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पूर्व ये रियासतें भारत में थीं, इनके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था और यह किसी प्रकार का और ना ही ये किसी प्रकार का कोई कर किसी दूसरे को देती थी, तो वो तो रखी गई स्वतंत्र राज्य में। दूसरे नंबर पे आता है आश्रित राज्य। इस श्रेणी में उन रियासतों को रखा गया जो मुगल सम्राट या पेशवा के अधीन थी और उनको कर देती थी। और तीसरे नंबर पे रखा गया अधीन राज्य। इस श्रेणी में उन रियासतों को रखा गया जिनका निर्माण ही कंपनी ने किया तथा कंपनी की सहायता से उन्हें पुनः स्थापित किया गया था। तो 3 तरह की राज्यों की श्रेणियां डिवाइड की गई: स्वतंत्र राज्य, आश्रित राज्य तथा अधीन राज्य। डलहौजी ने अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि स्वतंत्र राज्यों के शासकों को पुत्र गोद लेने की स्वतंत्रता है। इस श्रेणी की रियासतों में ब्रिटिश सरकार गोद के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरी श्रेणी के रियासतों के शासकों को पुत्र गोद लेने से पूर्व कंपनी सरकार की अनुमति लेना आवश्यक था, जिसे कंपनी की सरकार अस्वीकार भी कर सकती थी। लेकिन तृतीय श्रेणी के रियासतों के शासकों को पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो अब इस गोद निषेध नीति के अंतर्गत जो हड़पी गई रियासतें हैं वह सबसे पहली है सतारा, जो महाराष्ट्र में स्थित है। 1848 ईस्वी सतारा के भोसले वंश के शासक अप्पा साहब ने बिना कंपनी की स्वीकृति के मृत्यु पूर्व एक बालक जिसका नाम था वेंकटराव को गोद ले लिया था। डलहौजी ने राजा की इस कार्यवाही को अवैधानिक ठहराया और सतारा को कंपनी के राज्य का अंग बना दिया।
कंपनी के संचालकों ने भी डलहौजी की इस कार्यवाही का समर्थन किया। दूसरे नंबर पे आता है संबलपुर 1849। संबलपुर का जो राज्य था वह बंगाल की दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित था। संबलपुर के राजा नारायण सिंह की मृत्यु 1849 ईस्वी में हो गई थी। उसके कोई पुत्र नहीं था और ना ही उसने कोई पुत्र गोद लिया। उसकी विधवा रानी ने स्वयं शासन करने की अनुमति मांगी, किंतु डलहौजी ने विधवा रानी के अधिकार को मान्यता प्रदान नहीं की और संबलपुर के राज्य को 1849 में कंपनी के राज्य में मिला लिया गया। तीसरे नंबर पे जैतपुर 1849। जैतपुर के शासक के कोई पुत्र नहीं था। वहां के शासक ने कंपनी से पुत्र गोद लेने की अनुमति मांगी तो उसे अनुमति प्रदान नहीं की गई। 1849 में जैतपुर के राजा की मृत्यु के बाद इस राज्य को कंपनी के राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद है बघाट 1850 ईस्वी। यह एक छोटा सा राज्य पंजाब के पर्वतीय अंचल में स्थित था। 1849 में यहाँ के शासक विजय सिंह की मृत्यु हो गई। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई उम्मेद सिंह ने बघाट का शासन चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन डलहौजी ने उसे मान्यता ना देकर इस राज्य को कंपनी में शामिल कर लिया। इसके बाद झांसी 1853। 1843 में झांसी के राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव नामक एक बालक को गोद लिया। कंपनी ने उसको अनुमति भी प्रदान कर दी थी, परंतु जब डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसने रानी लक्ष्मीबाई के इस कार्य को अवैधानिक घोषित किया और झांसी को 1853 में अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया। और अंत में है नागपुर। नागपुर के शासक रघुजी भोसले का निधन 1853 में हो गया। उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी रानी ने मृत राजा की इच्छानुसार एक पुत्र जिसका नाम था यशवंत राव को गोद लिया, परंतु डलहौजी ने इसकी अनुमति नहीं दी। नागपुर को भी अंग्रेजी राज्य में का अंग घोषित कर दिया गया। तो इस व्यवस्था के जो परिणाम निकले कि वही क्या परिणाम निकले इस व्यवस्था के, निस्संदेह इस व्यवस्था से डलहौजी ने कई रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिलाकर अंग्रेजी साम्राज्य में वृद्धि की। इसके साथ ही कंपनी के संचालकों की दृष्टि में उसकी भी प्रतिष्ठा बढ़ी, परंतु उसकी इस नीति के बड़े दूरगामी परिणाम निकले। जिन पुत्रहीन नरेशों के राज्यों को डलहौजी ने ब्रिटिश राज्य में मिलाया, वे 1857 के विद्रोह में कंपनी सरकार के विरोधी तथा विद्रोहियों के समर्थक बन गए। 1857 का जब हम विद्रोह पढ़ते हैं तो उसमें 1857 की क्रांति का एक कारण बनता है व्यपगत का सिद्धांत या गोद निषेध नीति। तो जिन राजाओं के राज्यों को डलहौजी के द्वारा हड़पा गया, वे राजा 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी बन गए और जो कंपनी 1857 की क्रांति के जो समर्थक थे उनका उन्होंने साथ दिया। तो ये था व्यपगत का सिद्धांत, जिसको गोद निषेध नीति के नाम से जाना जाता है।